तो राष्ट्रवाद यानी कि हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। कहाँ पर? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का मतलब समझ में आया कि राष्ट्रवाद जो है यह एक भावना है। क्या है? भावना है जो कि किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में ये एकता की वाहक बनती है। मतलब कि ये भावना जो है जब लोगों में आती है, राष्ट्रवाद की भावना, तो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश के बारे में कुछ अच्छा सोचने का अनुभव करती है, बढ़िया उसके बारे में विचार, भावना और ख्याल लाती है। राष्ट्रवाद जो है ये आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का फल है। यानी कि ये जो राष्ट्रवाद भावना है ये किस चीज़ का प्रतिफल है? जो आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति है, इसी का ये फल है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था। मतलब कि सबसे पहले अगर बोला जाए कि राष्ट्रवाद की भावना कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यूरोप से। और यूरोप में कब? तो पुनर्जागरण काल से। कब से? मतलब पुनर्जागरण काल से ही स्टार्ट हुआ, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। मतलब ये भावना जो है पुनर्जागरण काल से चल रही थी, लेकिन 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो ये अपना उग्र रूप ले लिया। और 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप में सामने आई। मतलब कि आक्रामक और उन्नत रूप से सामने आई। मतलब कि प्रत्येक लोग अपने अपने देश के बारे में, अपने समुदाय, अपने समाज के बारे में सोचना और स्वतंत्र होना शुरू कर दिया। इसके कारण भी यथेष्ट थे और परिणाम भी युगांतकारी हुए। मतलब कि इसका कारण ही बहुत यथेष्ट था राष्ट्रवाद का, और इसका जो परिणाम निकला वो भी युगांतकारी निकला। मतलब कि इसका परिणाम ऐसा निकला जो कि युगों को बदल देने वाला था। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति, तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब कि यूरोप में राष्ट्रीयता की जो भावना है, इस भावना का विकास फ्रांस की राज्य क्रांति और उसके बाद नेपोलियन के आक्रमण, इन दोनों चीज़ की क्या था, जो भूमिका था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। सहयोग जो था वो महत्वपूर्ण, इन लोगों का योगदान, सहयोग, सहायता रहा। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात्य वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। मतलब राजनीति को केवल एक वर्ग के परिवेश में रहने योग्य नहीं किया, बल्कि उसे क्या किया, उस परिवेश से बाहर निकाला, अखबार तक पहुंचाया और सर्वसाधारण की वस्तु यानी कि सभी लोग उसे भाग ले सके, इस तरह का बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नौ युग का संदेश पहुंचा। मतलब कि नया युग जो है, नया युग का प्रारंभ ये नेपोलियन के द्वारा पहुंचाया गया। किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। मतलब कि नए युगों का स्टार्टिंग किसके द्वारा किया गया? नेपोलियन के द्वारा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्य को भौगोलिक नाम की उपाधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की। मतलब जो नेपोलियन था ये जर्मनी और इटली के जो राज्य भौगोलिक नाम था, उस भौगोलिक नाम के परिधि से बाहर निकाला और वास्तविक राजनैतिक रूपरेखा प्रदान किया। मतलब कि उसका एक ओरिजिनल डिजाइन किया। दूसरी तरफ देखा जाए तो नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। मतलब कि लोगों के अंदर देशभक्ति नाम की जो चीज़ होती है, उन लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं जागृत हुई, उत्पन्न हुआ। नेपोलियन के पतन के बाद, मतलब कि नेपोलियन जैसे ही
अब इसका पतन होना स्टार्ट हुआ। मतलब कि ये अपनी सभी चीज़ों जो हासिल किया था वो सभी चीज़ जाना जब शुरू हुआ, उसके बाद यूरोप की विजयी शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्रित हुई। मतलब जितना शक्तियाँ थी वो सभी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में क्या हुआ, एकत्रित हुई। कि फिर से जो लोग जो है अब स्वतंत्र होना चाहते हैं उनको फिर से पहले जैसा बना दिया, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया। मतलब कि जो नेपोलियन है, तो नेपोलियन नया युग लाया था कि सभी लोग स्वतंत्र रहेंगे, देश के प्रति अपना भक्ति करेंगे, पूरे समाज को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार रहेगा। ये जितना सारा चीज़ उसने किया था, उसके पतन के बाद तुरंत सभी लोग मिल करके सभी जो अन्य देश था क्या कर दिया, उसी व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। इसी कारण से क्या हुआ था कि ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है वहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुआ। परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियाँ राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही थी। लेकिन इस बात को वे लोग नहीं समझ पा रहे थे कि अब जो नया जनतंत्र है, जो जनता है, इसमें राष्ट्रवाद की नई शक्ति जो है, इसका राजनीतिक उनके अंदर ये तत्व जो है ये उभर चुका है। सन 1915 में फिर एक सम्मेलन हुआ जो कि वियना सम्मेलन के नाम से जाना गया और इसका मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। कौन? जो सन 1915 में 1815 में वियना सम्मेलन हुआ, उसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। कैसा था? घोर प्रतिक्रियावादी था, मतलब कि हर चीज का प्रतिक्रिया देने वाला था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र, ये चलो सुन रही है, मैथ पढ़ाते हैं तब वो बकर पकड़ करती है, हिस्ट्री पर रही तब वो बकर पकड़ कर रही है, क्या समझ में आएगा? गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, मतलब कि गणतंत्र और प्रजातंत्र ये किसका देन था? फ्रांस की क्रांति की देन थी। उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। मतलब कि मेटरनिख का उद्देश्य था कि जो पहले जैसा उन लोग का व्यवस्था था, पुराना व्यवस्था, उसी तरह से फिर कर दिया जाए। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। मतलब कि जो नेपोलियन युग था उसका अंत कर दिया गया इस व्यवस्था के बाद, और मेटरनिख युग को फिर से प्रारंभ कर दिया गया। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। मतलब कि इटली को अपने प्रभाव में रखे रहें, उसको गुलाम बनाए रहें। इस चीज़ के लिए क्या किया वो कि इटली को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिया गया। मतलब कि उसका जो छोटा छोटा हिस्सा रहा ये सभी अन्य लोगों से, अन्य देशों के जी में क्या कर दिया? सौंप दिया। लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम हुई। परमा, मोडेना और टस्कनी के प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिए गए तथा जेनेवा और सार्डिनिया पीडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिया गया।
मतलब जो पर्सा, मेडेना और जो टस्कनी के प्रांत है, राज्य, उसको हैप्सबर्ग के राजवंश को दे दिया गया। और जेनेवा और सार्डिनिया जो था ये पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। मतलब कि इसको अलग अलग हिस्सों में और अलग अलग लोगों के हाथों में क्या कर दिया गया, इस हिस्से को दे दिया गया। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा। मतलब जर्मनी में कै गो रियासत रहा, 39 गो रियासत रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जागे। मतलब ये हर प्रयास किया गया कि उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। अगर राष्ट्रीयता की भावना जगा जर्मनी के लोगों के अंदर तो वे इन सभी रियासतों और इन चंगुलों से बाहर निकल जाएंगे, अपनी स्वतंत्रता मांगेंगे, अपना अधिकार मांगेंगे। मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। मतलब फ्रांस को भी नहीं बख्शा, फ्रांस पर भी अपना पुरातन व्यवस्था यानी कि राजशाही और तानाशाही को उस पर लागू किया। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए। मतलब यह व्यवस्था जो मेटरनिक लगाया, ये व्यवस्था उसका ज़्यादा दिन तक काम नहीं किया, नहीं टिका, और वहाँ के लोगों के अंदर, यूरोप के लोगों के अंदर बहुत ही जल्दी क्या हुआ, राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो गया। और इससे पूरा जो यूरोप है, पूरा यूरोप जिससे लगभग सभी देश क्या हुआ, प्रभावित हुआ। मतलब कि उसी के देश, उसी के जैसा सभी देशों में क्रांति होना स्टार्ट हुआ। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थिति को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। मतलब ये जो लुई 18वां है, ये फ्रांस का राजा बना और राजा बनने के बाद फ्रांस का जो स्थिति बदल चुका था, इस स्थिति को उसने समझा और उन पर पुरातन पंथी जो व्यवस्था है इसको थोपने का प्रयास नहीं किया तथा इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए, जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। मतलब कि 1814 से लेकर के कब तक चलते रहा यह संवैधानिक घोषणा पत्र, 1848 तक, यानी कि लगभग 34 वर्ष तक क्या हुआ, इसका संवैधानिक जो नियम रहा वो चलते रहा। चार्ल्स दसम के शासन काल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। मतलब कि इसमें कुछ परिवर्तन किया चार्ल्स दसम, और चार्ल्स दसम जैसे ही उसमें परिवर्तन किया तो उसका विरोध किया गया और एक क्रांति 1830 में सामने आई। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जुलाई 1830 की क्रांति, कब की क्रांति, जुलाई 1830 की क्रांति, और ये क्वेश्चन भी आता है। तो जुलाई 1830 की क्रांति क्या है, तो चार्ल्स दसम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास किया। मतलब जो चार्ल्स दसम था ये निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था, और ये वहाँ के लोगों में, फ्रांस के लोगों में जो राष्ट्रीयता की भावना उभर रही थी, जो जनतंत्रवादी की भावना पनप रही थी, उसको दबाने का इसने कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। मतलब कि इसने ये चाहा कि यहाँ पर कोई भी संवैधानिक लोकतांत्रिक कार्य न हो, कोई भी यहाँ पर लोकतंत्र के अनुसार और संविधान के अधिकार के अनुसार न चले।
उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। पोलिग्नेक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। मतलब कि ये जो पोलिग्नेक था ये नहीं चाहता था कि लोग समान अधिकार से रहें, स्वतंत्र रहें, बल्कि ये ऐसी व्यवस्था का था कि केवल जो शक्तिशाली अभिजातीय वर्ग हैं उन्हीं को विशेष अधिकार दिया जाए। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरोध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिग्नेक के विरोध गहरा असंतोष प्रकट किया। मतलब कि उसके विरोध में ये अपना जो विचार है असंतोष रूप से प्रकट किया। मतलब कि ये ऐसा अपना बात बताया कि हम इस जो राजा सम्राट बनाया गया इससे संतुष्ट नहीं है। चार्ल्स दशम ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोंटने का प्रयास किया। मतलब 25 जुलाई 1830 को ये जो पोलिग्नेक है ये सोचा कि ये जो उदारवादी लोग हैं इनको समाप्त कर दिया जाए, इसलिए 4 देशों के साथ इस उदारवादी को क्या किया, गला घोंटने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं और यही जो गृह युद्ध रहा पेरिस में इसी को क्या बोला गया, 1830 की क्रांति कहा गया। परिणामतः चार्ल्स दशम फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। मतलब जिस तरह से यहाँ पर पोलिग्नेक है कि जनता से हारने के बाद जब जनता उसका विरोध की, जब उसको देश से भगाने का प्रयास किया तो वो कहाँ भागा, इंग्लैंड भागा। इसी तरह से जो भी बड़े शासक रहते हैं, जो बड़े चोर रहते हैं, वो सभी कहाँ भागता है, इंग्लैंड। अपने भारत में भी यही हाल होता है। जब भी कोई बड़ा घोटाला करता है, बड़ा जब चोरी डकैती करता है या फिर बड़ा क्रिमिनल होता है या फिर बड़ा नेता होता है, घोटाला के बाद कहाँ भागता है, इंग्लैंड भागता है। इंग्लैंड में कोई कुछ नहीं कर सकता है, समझ रहे हैं। इंग्लैंड अलग क्वालिटी का देश है। वो बेचारा बोलता है कि आप भले अपने देश में कुछ भी करके आए हैं, हमारे देश के अगर नागरिक बन गए तो आपको कोई नहीं छुएगा, क्योंकि हमारे देश के लिए तो बढ़िया है, अभी नए नए हैं, हमारे देश में थोड़ी ना कुछ किए हैं, समझ में आया। जैसे हमारे गांव के कोनो चोर डाकू बड़ा डाकू है, अगर कोई मान लो उसको विरोध करना स्टार्ट किया तो अगर वो किसी के घर में चला जाएगा, अगर उस घर में कुछ नहीं किया है तो घर वाला यही ना बोलेगा कि हमको थोड़े कुछ किया है, तो मेरे घर में आया है तो किसी को कुछ नहीं करना चाहिए। उसी तरह से इंग्लैंड है, क्योंकि दूसरे देश का चोर इंग्लैंड में थोड़ी चोरी डकैती किया है, घोटाला किया है, अगर वहाँ कुछ करता है तो वहाँ के लिए वो दंड देगा, समझ गया। इसीलिए यहाँ का हाल यही होता है। तो यहाँ भी देखो हिस्ट्री में भी जितना नेता सब ये जितना सब है तानाशाही राजशाही, ये सभी जब गद्दी से हटता है तो भागता है सीधे इंग्लैंड भागता है। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश को गद्दी सौंपी गई। इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन में सत्ता प्राप्त की थी, अतः उसकी नीतियाँ उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र के निमित्त रही। मतलब कि ये लोकतंत्र और उदारवादी नीति के तहत और संवैधानिक जो गणतंत्र है इस चीज़ के अंतर्गत चलने वाला था इसका शासन। इसके बाद पढ़ेंगे 1830 की क्रांति का प्रभाव। मतलब कि ये जो क्रांति हुआ तो हर क्रांति का एक प्रभाव होता है, तो उसी तरह से ये भी जो क्रांति हुआ 1830 में, तो 1830 की क्रांति का आखिर प्रभाव क्या रहा, समझ में आया।
कैसे किसी घर में, अगर किसी के घर में जबरदस्त मतलब कि जम के मारपीट हो तो उसका प्रभाव क्या केवल उसी घर में रहता है? उसका प्रभाव अगल बगल घरों पर, अगल बगल टोला पर, अगल बगल गांवों में पड़ता है। समझ में आया? इसी तरह से 1830 की जो क्रांति हुआ, इस क्रांति का भी प्रभाव केवल उसी क्षेत्र में नहीं रहा, उसके अगल बगल के देशों में भी उसका प्रभाव रहा। तो क्या प्रभाव रहा सुनो। कह रहे इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राज सत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। मतलब इसी चीज़ का सूचक था 1830 की क्रांति कि जो वहाँ के राज सत्ता था उसका धीरे धीरे प्रभाव कम हो रहा था। वास्तव में यह क्रांति मध्य वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांत की देन थी। मतलब यह जो क्रांति थी ये किसका देन था? मध्य वर्ग, यानी कि जो मिडिल क्लास है, मिडिल फैमिली, और जो लोक संप्रभुता है इसके सिद्धांत का देन था। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्य को निर्मूल सिद्ध कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनैतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब ये जो क्रांति हुआ राज सत्ता के विरोध में, सम्राटों के विरोध में, ये क्रांति केवल वही नहीं रहा उसी देश में, बल्कि ये पूरे यूरोप के राष्ट्रों को क्या किया? प्रभावित किया। और ये यूरोप महादेश के साथ साथ अन्य महादेशों में भी आगे फैला। देखोगे कैसे। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। मतलब कि अब ये क्रांति जो है अलग अलग देशों में भी क्रांति करना स्टार्ट हो गया। इसके देखा देखिए आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज़ उठने लगी, जिसने फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। और ये जो है 1830 की क्रांति, इसके देखा देखी फ्रांस में भी लुई फिलिप के विरोध में क्या किया जाने लगा? क्रांति आंदोलन होना स्टार्ट हो गया, जो कि एक और क्रांति फ्रांस में भी तैयार कर दिया। आप पढ़ेंगे कि सन 1848 की क्रांति की 1848 में आखिर कौन सी क्रांति और इसका प्रभाव क्या रहा है। तो लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। कैसा था? उदारवादी, मतलब ये जनता के बारे में, लोगों के बारे में कुछ सोचता था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। बहुत अधिक महत्वाकांक्षी मतलब कि अपना सब चीज़ पहले ठीक होना चाहिए। कैसे नेता सब होता है, ये तो बेचारा ये भी वहाँ के शासक था। तो नेता कैसे होता है? सबसे पहले उदारवादी अपना गुण दर्शाता है, जाके जनता के गोड़ पकड़ता है, नाक रगड़ता है, हाथ जोड़ता है, वोट दे दो, हमको जिता दो। फिर पता चलता है कुछ तनी सा काम भी कर देता है। लेकिन उदारवादी से ज़्यादा क्या होता है? महत्वाकांक्षी, अपने लिए सब चीज़ चाहिए, अपने लिए जो व्यवस्था हो जाए, अच्छा घर, अच्छा पहचान, अच्छा कार, उसको प्लेन चाहिए आने जाने के लिए, मतलब सब चीज़ पहले अपना व्यवस्था उसका सही ढंग से होना चाहिए। इसमें है कि उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसको? जो गीजो था उसको प्रधानमंत्री बना दिया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। मतलब कोई भी वह समाज में परिवर्तन करना नहीं चाहता था, वो परिवर्तन करने का एकदम विरोधी था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी और जो अल्पमत में भी था।
करने का मतलब कि वो पूंजीवादी को अपना पार्टी में रखा, उसको मंत्री बना के रखा, क्योंकि पूंजीपति को कोई मतलब राजनीति से लेना देना नहीं रहेगा। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। ना ही वो विदेश नीति में किसी प्रकार से आगे बढ़ रहा था और ना ही वो किसी प्रकार का सुधार कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा था। वो कोई ना कोई सुधार कार्यक्रम करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो कोई भी सुधार कर सके। उसके शासन काल में देश में भूखमरी और बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। मतलब कि ये जो है लुई फिलिप, जो कि गीजो को प्रधानमंत्री बनाया था, तो इसके नीतियों के कारण क्या होने लगा कि वहाँ फ्रांस में बेरोजगारी, भूखमरी होना स्टार्ट हो गया, जिसकी आलोचना जनता ने करने लगी। अपने आप ही है सरकार के, जो सरकार है उस सरकार में क्या होने लगा है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, गरीबी है, हर चीज़ महंगाई है। इस कारण से कहीं कहीं क्या है, या फिर हर जगह बोलो तो उसकी आलोचना होने लगा है। तो सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1948 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। मतलब कि एक बहुत बड़ा भोज यानी खाना खिलाने की व्यवस्था किया गया। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। मतलब लुई फिलिप को क्या किया गया, गद्दी छुड़ाने के लिए मजबूर किया गया। हर जगह उसकी आलोचना, हर जगह उसका विरोध किया जाने लगा। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग दिया और इंग्लैंड चला गया। देखो यहाँ भी क्या है कि जब लुई फिलिप का विरोध होने लगा, हर जगह जगह उसकी आलोचना होने लगी ना, जनता उसको गद्दी छोड़ने के लिए कहने लगी, तो यहाँ 24 फरवरी को क्या किया कि अपना गद्दी छोड़ दिया और गद्दी छोड़ने के बाद फिर कहाँ भागा, इंग्लैंड पहुंचा। तत्पश्चात नेशनल असेंबली ने लोकतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम करने की जो अधिकार है, अधिकार की गारंटी दी। मतलब कि जो भी लोग 21 वर्ष से ज़्यादा के होंगे वे लोग क्या करेंगे, अपना मताधिकार यानी कि वोट दे सकते हैं। गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्ला था और शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। मतलब जो लुई नेपोलियन था ये क्या बना, फ्रांस का सम्राट बना, क्योंकि इन दोनों में मतभेद होना स्टार्ट हो गया। इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुआ। मतलब इन सभी देशों पर इस क्रांति का प्रभाव पड़ा और ये सभी देश अपने अपने देशों के अंदर जो राज सत्ता वाले लोग थे उन सभी लोगों का विरोध करना स्टार्ट किया। जो प्रतिक्रियावादी और जो निरंकुशवादी था लोग, उन सभी सम्राटों का विरोध होना इन सभी देशों में प्रारंभ हुआ। इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित था। किस चीज पर, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित था। इसके बाद है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण कैसे किया गया, जिस तरह से भारत का एकीकरण हुआ, मतलब भारत को भी अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाया गया, उसी तरह से इटली को भी क्या किया गया, इटली को भी उन देशों से छुटकारा दिलाया गया, एकीकरण किया गया जो कि अन्य देशों के गुलाम के रूप में था। सब पढ़ेंगे इटली का एकीकरण।